हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एनवायरनमेंट बुक सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 3 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 4 है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एनवायरनमेंट बुक सीरीज का पार्ट 4 है, तो इस पर हम कई सारे टॉपिक को एनालिसिस करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा जलीय पारितंत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। अर्थात आपसे बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न पूछेगा कि जो जलीय इकोसिस्टम है उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और आपको 2 से 3 कारक वहाँ पे दे देगा और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा सत्य है। तो इसीलिए आपको केवल वो कारक याद रखने हैं, उनको डिटेल में बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो आप बता सकते हो कि तापमान प्रभावित करता है, सूर्य का प्रकाश प्रभावित करता है, लवणता प्रभावित करती है, जल में जो घुलित ऑक्सीजन होती है वो प्रभावित करती है, और कई सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो जलीय पारितंत्र को प्रभावित करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। क्लियर? आपसे डिटेल में इसको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, बस आपको ये 5 पॉइंट याद रखने हैं। क्लियर? चलिए, अगला टॉपिक है इसी में हमारा कि जो प्रकाशीय क्षेत्र होता है, अर्थात प्रकाशीय क्षेत्र का क्या मतलब है कि जहाँ तक सूर्य की रोशनी पहुँच पाती है। क्लियर? तो प्रकाशीय क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण व श्वसन क्रियाएं दोनों संपन्न होती हैं। आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछेगा कि क्या प्रकाशीय क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण व श्वसन दोनों क्रियाएं संपन्न होती हैं, तो आप कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल दोनों क्रियाएं संपन्न होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब सूर्य का प्रकाश पहुँच जाता है तो वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो जाती है। क्लियर? अब प्रकाश संश्लेषण का क्या मतलब है? प्रकाश संश्लेषण का मतलब ये है कि पादपों के द्वारा सूर्य की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करना। क्लियर? उसे ही सामान्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। अब आप में से कई सारे लोग हो सकता है कि इसकी टेक्निकल परिभाषा याद करो, तो टेक्निकल परिभाषाएं हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? फिर है अप्रकाशीय क्षेत्र। अप्रकाशीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, अर्थात जैसे कि आपने ये समुद्र का तल देखा, यहाँ तक तो कुछ गहराई तक तो समुद्र में सूर्य की रोशनी है वो तो पहुँच जाती है, अपितु उसके बिल्कुल नीचे वाले तल में जहाँ अंधेरा रहता है वहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती। क्लियर? तो हम उसे कहते हैं अप्रकाशीय क्षेत्र। क्लियर? तो ये आप समझ गए। तो अप्रकाशीय क्षेत्र गहराई वाला क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में रहने वाले प्राणी अवसादों पर ही निर्भर रहते हैं। इस क्षेत्र में केवल श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। अवसाद का मतलब क्या होता है? अवसाद का मतलब ये होता है कि जो नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई गाद होती है, तो वो धीरे धीरे करके क्या होती है कि समुद्र की तली में बैठती जाती है। क्लियर? तो उसी को सेडिमेंट्स कहते हैं, उसी को अवसाद कहते हैं, और वहाँ पर केवल और केवल श्वसन की प्रक्रिया ही संपन्न होती है, अर्थात वहाँ पर किसी भी प्रकार के भोजन का निर्माण नहीं होता। क्लियर? अब बात करते हैं प्रवाल भित्ति पारितंत्र के बारे में, अर्थात कोरल रीफ्स इकोसिस्टम क्या होता है। कई बार आप ये नाम सुनते हो कोरल रीफ, और आपने कोरल रीफ देखा नहीं होता है। कोरल रीफ बिल्कुल एक तरीके से आप ऐसे समझो कि छोटे छोटे इसमें जीव जंतु होते हैं, और वो जिस घर में रहते हैं या जिस आवरण में रहते हैं वो भित्ति होती है। क्लियर? तो कोरल को प्रोटेक्शन देने के लिए जिस भित्ति का निर्माण होता है उसे कोरल भित्ति कहते हैं। क्लियर? लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से वहाँ पर रहना कभी कभी संभव नहीं हो पाता कोरल्स के लिए, तो इसीलिए वो इन्वायरमेंट प्रभावित हो जाता है। क्लियर? और जब टेम्परेचर प्रभावित होता है तो उसका कलर चेंज होने लगता है। ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि जब तक आपको सिंपल लैंग्वेज में नहीं पता होता तो आप इन्वायरमेंट आपको जटिल लगने लगती है। क्लियर? तो आपसे सामान्य रूप से ये पूछा जा सकता है, हालांकि यूपीएससी ने कई बार पूछा भी है प्रश्न प्रवाल भित्ति के संदर्भ में कि सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्तियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो आप बता सकते हो कि प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सागरों 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ में पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे फंसाता है, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक, या 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ तक, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है एस्पायरेंट के अंदर। तो ये ध्यान रखना कि वास्तव में ये विषुवत रेखा के 30 डिग्री ऊपर और विषुवत रेखा के 30 डिग्री नीचे पाई जाती है। जैसे ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है,
और ये विषुवत रेखा कितनी होती है, 0 डिग्री होती है। तो इसके नीचे 30 डिग्री और इसके ऊपर 30 डिग्री। क्लियर, यहाँ तक ही कोरल्स पाए जाते हैं। क्लियर। दूसरी इनकी क्या कंडीशन होती है कि इनको जीवित रहने के लिए 20 से 21 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ज़रूरी है। समझ गए, अर्थात न्यूनतम तापमान चाहिए और निम्न से लेके कुछ उच्च तक इनका उष्णकटिबंधीय सागरों में अक्षांश होता है। समझ गए। दूसरी चीज़ ये है कि प्रवाल कम गहराई पर पाए जाते हैं क्योंकि अधिक गहराई पर सूर्य के प्रकाश व ऑक्सीजन की कमी होती है। आपने अभी देखा ना कि अप्रकाशीय जो क्षेत्र होता है, अर्थात जितना आप गहराई में जाते जाते हैं समुद्र के, वहाँ पर प्रकाश की मात्रा कम होने लगती है। और जब प्रकाश की मात्रा कम होने लगती है तो प्रकाश संश्लेषण की जो संक्रिया है या जो जीव जंतु प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं वो प्रभावित होते हैं। इसीलिए इनको जीवित रहने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है और साथ ही ऑक्सीजन की भी इन्हें ज़रूरत होती है। क्लियर। तो उसी हिसाब से ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं। प्रवालों के विकास के लिए जल को अवसाद रहित होना चाहिए। कई बार प्रश्न आपसे ये पूछता है कि जो जो प्रवाल भित्तियाँ हैं उनके निर्माण के लिए जो जल है वो अवसाद रहित होना चाहिए या अवसाद सहित होना चाहिए। अर्थात जिस जल में प्रवालों का निर्माण होगा वो जल स्वच्छ होना चाहिए। क्लियर। स्वच्छ का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि पीने योग्य हो। स्वच्छ का मतलब ये है कि उसमें किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट, किसी भी प्रकार की मिट्टी, किसी भी प्रकार के सेडिमेंट्स ये नहीं होने चाहिए। क्लियर। तो ये आपको 3 कंडीशन इसकी पता चल गई। पहली कंडीशन आपने क्या पढ़ी कि 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ। दूसरी 20 डिग्री टेम्परेचर से 21 डिग्री सेल्सियस। तीसरा कम गहराई अर्थात सूर्य की उपस्थिति व ऑक्सीजन की ज़रूरत। चौथा कि इनका जो जल है वो अवसाद रहित होना चाहिए। आपसे ऐसे ही 4 कंडीशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि इनमें से आप सत्य कथन बताइए। फिर है आपका कि अवसादों के कारण अब होता क्या है कि जब आप ये देख रहे हो कि आखिरकार अवसाद रहित होना क्यों चाहिए, तो अवसाद रहित होने का कारण ये है कि अगर वो अवसाद होंगे उसमें, अगर उसमें मिट्टी और धूल होगी तो जो आप देखते हो ना सीपी, जैसे जब आपके यहाँ बजरी आती है तो उसमें वो जो शंख होता है उसमें अंदर मिट्टी नहीं भर जाती है, उसमें बालू भर जाती है। और जब उसमें बालू भर जाती है तो उसके अंदर का जीव उसी में मर जाता है। कई बार आपने देखा भी होगा कि उसमें एक कंकाल टाइप का छोटा सा निकलता है। तो वो इसी कारण होता है। क्यों? क्योंकि अवसाद के कारण उनका प्रवाल का जो मुख है वो बंद हो जाता है, जिससे वो अपनी क्रिया को संपन्न नहीं कर पाते। समझ गए। तो आप ये चीज़ें क्लियर हो गई। फिर है प्रवाल भित्तियों को विश्व की सागरी जैव विविधता का उष्ण स्थल माना जाता है। अर्थात वर्ल्ड में जितने भी जैव विविधता है सागर की, अर्थात जितनी भी ओशियनिक बायोडाइवर्सिटी है वहाँ का ये सबसे उष्ण स्थल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी निम्न होगा और इसे वहाँ का वर्षा वन भी कहा जाता है। वर्षा वन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हमेशा स्थितियाँ समान रहती हैं। अर्थात ये लोगों के लिए अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो ये वहाँ पे अपने आप को बनाए रखेंगे। क्लियर। अब जो प्रवाल है उसमें रंग किसके कारण आता है? ये कई प्रकार के कलरफुल होते हैं। जैसे आपने जब हमारा वीडियो देखा होगा शुरुआत में, तो वहाँ पे हमने आपको समुद्र के अंदर की पिक्चर्स दिखाई है। तो उसमें जो पिक्चर्स रंग बिरंगी दिख रही है ना मछलियों को छोड़कर, वही बेसिकली प्रवाल हैं। क्लियर। रंग जुंजेथली के कारण होता है। कई प्रकार के रंग होते हैं, आप लाल देखोगे, अलग वाइट देखोगे, तो ये अलग अलग कलर होते हैं और इनमें कलर का जब प्रभावित होता है तभी हम ये पता लगा पाते हैं कि वास्तव में ये जो प्रवाल हैं ये इस समय अपनी सबसे खराब अवस्था से गुजर रहे हैं, अर्थात इनका विनाश हो रहा है। और उसी प्रवृत्ति को हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग अर्थात प्रवाल विरंजन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रवाल पर निर्भर रहने वाले जो रंगीन जुजेथली शैवाल हैं, जब वो पर्यावरणीय घटकों के नकारात्मक प्रभाव के कारण उनके ऊपर से हट जाते हैं तो प्रवाल अपने वास्तविक रंग में आ जाते हैं। इसे ही प्रवाल विरंजन कहते हैं। क्या मतलब हुआ? देखिए, प्रवाल एक तरीके का ये जैसे खोखला घर हुआ। क्लियर। इस घर में रहता कौन है? जुजेथली नाम का जीव। क्लियर। ये जुजेथली नाम का जीव जब रहता है तभी तो इस घर को ये साफ सुथरा बनाए रखता है। समझना यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से।
अब यहाँ पर अगर जुजेथली नाम का जीव रहेगा ही नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, तो आप बताइए उस घर में क्या होगा। उस घर में जाले वगैरह लग जाएंगे, अर्थात उस घर की जो उत्पादकता है वो प्रभावित हो जाएगी। और जब उस घर की उत्पादकता प्रभावित हो जाएगी तो क्या होगा कि उस घर में धूल वगैरह, मिट्टी वगैरह काफ़ी भर जाएगी, या उसका कलर चेंज होने लगेगा। और जब कलर चेंज होने लगेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि वास्तव में वहाँ पर कोई जीव नहीं रह रहा। अब नहीं रह रहा तो उसका एक कारण तो ये हो सकता है कि उसकी इच्छा ही नहीं है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उसको वैसा तापमान नहीं मिल पा रहा, और अगर उसे वैसा तापमान नहीं मिल पा रहा है तो हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो रहा है। इसीलिए आपने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था, संकेतक प्रजातियां, अर्थात वो प्रजातियां जो जलवायु में होने वाले परिवर्तन के प्रति काफ़ी ज़्यादा सजग रहती हैं, और वो ये बता देती हैं कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमें उससे कैसे बचना है। तो वही काम करते हैं जुजैतली नाम के जीव। क्लियर। और ये घटना आपको समझ में आ गई कि जब ये यहाँ से चले जाएंगे तो इनका जो कलर है वो वास्तविक कलर से चेंज हो जाएगा। इसे ही हम कहते हैं क्या, बताइए, प्रवाल विरंजन। क्लियर। चलिए अगला है, समुद्री पारितंत्र में प्रवाल एक की स्टोन प्रजाति मानी जाती है। अब आप बताइए, आपने की स्टोन प्रजाति पढ़ी थी ना, आपको याद है मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया था किसका, आपके मम्मी पापा का। अर्थात मैंने ये बताया था कि वो संख्या में भले कम हो लेकिन उनका जो प्रभाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मैंने आपको बताया था कि आप लोग 4 भाई बहन हो, मान लीजिए आपके मम्मी और आपके पापा, आपके कितने भी फ्रेंड्स क्यों ना हो, वो आपसे कितना भी कुछ कहेंगे, बट आप किसकी बात मानते हो, अपने मम्मी पापा की। तो आपके जीवन पे सकारात्मक और नकारात्मक जो प्रभाव होता है, या जिनकी उपस्थिति से आपके जीवन के निर्णय बदलते हैं, वो कौन कहलाते हैं, की स्टोन प्रजाति। क्लियर। तो अब आप यहाँ समझ गए की स्टोन का क्या मतलब है, और आपका रिवीजन भी हो गया। फिर हम देखते हैं कि भारत में प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं। यूपीएससी कई बार ऐसे प्रश्न पूछी है कि भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, निम्न क्षेत्र हैं, आपको ऑप्शन दे देगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में जो प्रवाल भित्तियाँ बेसिकली 4 क्षेत्रों में पाई जाती हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप। क्लियर। आपसे प्रश्न क्या पूछ सकती है, आपसे प्रश्न ये पूछ सकती है कि प्रवाल जो भित्तियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में पाई जाती हैं। तो आप कह सकते हो कि नहीं पाई जाती, क्यों नहीं पाई जाती। अब आप यहाँ पे गेस करो कि बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं वो अपने साथ काफ़ी सारा अवसाद लेकर आती हैं, अर्थात वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिस कारण वहाँ पे प्रवालों के लिए वो स्थिति उपयुक्त नहीं हो पाती। क्लियर। तो आप कह सकते हो इसलिए बंगाल की खाड़ी में प्रवाल भित्तियों का निर्माण नहीं होता। कच्छ की खाड़ी में क्यों होता है, क्योंकि कच्छ की खाड़ी में जो नदियाँ बहती हैं वो बेसिकली अपने साथ अवसाद लेकर नहीं आती। क्लियर। बल्कि वहाँ पर वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, इसलिए वहाँ पे अवसाद न होने की वजह से प्रवालों के लिए उनकी एक अनुकूल स्थिति मिल पाती है। क्लियर। लक्षद्वीप में आप देख सकते हो कि वहाँ नदियाँ है ही नहीं आसपास। समझ गए। तो आप इस तरीके से अपने आप को थिंकिंग में यूज कर सकते हो कि हाँ कहाँ पे होंगी कहाँ पे नहीं होंगी। फिर आता है जैव विविधता और पारिस्थितिकी उत्पादकता एस्चुरी में अधिक होती है। अभी मैंने बताया जैव विविधता और पारिस्थितिकी उत्पादकता क्यों अधिक होती है, क्योंकि यहाँ नदियों और समुद्र दोनों के पोषक तत्वों की प्राप्ति भारी मात्रा में होती है। समझ गए। अर्थात क्या हुआ कि जो नदियाँ हैं अपने साथ काफ़ी सारे पोषक तत्व लेकर आती हैं, लेकिन डेल्टाओं में क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि जब नदियाँ अपना पोषक तत्व लेकर आती हैं तो सबके सब कहाँ जमा हो जाते हैं, डेल्टा में। क्लियर। और समुद्र अपना अलग है दूर, तो वो इतनी दूरी को मेंटेन नहीं कर पाता। बट जो एस्चुरी होती है उससे समुद्र बार बार टकराता रहता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि पोषक तत्व मिल जाते हैं, और यहाँ पे भी आपको पोषक तत्व मिल जाते हैं। इसीलिए अब आप याद करिए कि जब आप लोग एंशियंट इंडिया पढ़ते हो, जब आप हारपन सिविलाइजेशन पढ़ते हो, तो वहाँ पे लोथल क्या था, एक प्रकार का पोर्ट्स था, और लोथल से काफ़ी सारे मन का निर्माण के कारखाने मिले हैं। क्यों, क्योंकि लोथल जिस स्थिति पे सिचुएटेड है वहाँ उसको समुद्र का भी पानी मिलता है और नदी का भी पानी मिलता है, अर्थात वहाँ पे काफ़ी सारे पोषक तत्व मिलते हैं, या वहाँ पे कई सारे प्रवाल मिलते थे। क्लियर।
और उन प्रवालों से ही तो उनको सीपियाँ, शंख, ये सारी चीज़ें बनाने में अच्छा लगता था। समझ गए अब कि आखिरकार लोथल क्यों फेमस था। चलिए, अगला है अनूप ऐसी आर्द्र भूमियाँ हैं जिसमें वृक्ष भी पाए जाते हैं जबकि कच्छ में वृक्ष नहीं पाए जाते। इसका क्या मतलब होता है ना, आप सुनते हो कि दलदली भूमियाँ, तो दलदली भूमियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक तो होते हैं कच्छ की तरह जहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई वृक्ष नहीं पाए जाते। दूसरे दलदल होते हैं अनूप की तरह, अर्थात उसमें थोड़ी बहुत झाड़ियाँ भी पाई जाती, थोड़े बहुत वृक्ष भी पाए जाते हैं। क्लियर। तो उन दलदली भूमियों को हम कहते हैं अनूप, और जहाँ पे वृक्ष बिल्कुल नहीं पाए जाते उनको हम कहते हैं क्या, कच्छ। क्लियर। इसीलिए आप कच्छ का रण सुनते होंगे कि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। अब आता है हमारा मैंग्रोव पारितंत्र। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि मैंग्रोव होते क्या हैं और इनका इकोसिस्टम क्या होता है। मैंग्रोव सामान्यतः वे वृक्ष होते हैं जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के तटों, ज्वारनद मुखों, ज्वारी क्रीक, पश्चजल, लेगून एवं पंख जमावों में विकसित होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, आप एक तरीके से ऐसे इसको समझ सकते हो कि मैंग्रोव का ये मतलब हुआ कि आपने जैसे जब नदियाँ बहती हैं, क्लियर, तो नदियों का जो ज्वारनद मुख होता है, क्लियर, जहाँ से ज्वार उभर कर आते हैं, या जो नदियों का जो तट होता है, या जो ज्वारी क्रीक होती है, जैसे आप सर क्रीक नाम सुनते हो ना कच्छ के पास में, तो इन एरिया में क्या होता है कि पानी जब जमा हो जाता है, क्लियर, हल्का सा थोड़ा सा, तो वहाँ पे काई टाइप की स्थिति बन जाती है। क्लियर। हरा हरा टाइप का, उसे ही कहते हैं मैंग्रोव्स। क्लियर। मैंग्रोव वास्तव में वहाँ पर भी उगते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी रहती है। समझ गए। अर्थात मैंग्रोव और प्रवाल में क्या अंतर है? मैंग्रोव और प्रवाल में आपसे अंतर अगर पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि जो मैंग्रोव होते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उत्पन्न होते हैं, जबकि प्रवाल जो हैं वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पनपते हैं। तो आप कहोगे नहीं सर आप उल्टा बोल रहे हो, जो प्रवाल हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं और जो मैंग्रोव होते हैं वहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है। क्लियर। विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में जहाँ जलवायु गर्म और नर्म होती है या नम होती है, वहाँ मैंग्रोव वनस्पतियों की लगभग सभी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। क्लियर। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो मैंग्रोव वन हैं वो वास्तव में कर्क रेखा और मकर रेखा के पास में ही उत्पन्न होते हैं, विषुवत रेखा में इनका अभाव होता है। तो आप कहोगे नहीं साहब विषुवत रेखा में ही होते हैं सबसे ज़्यादा। मैंग्रोव वनों में पौधों के अतिरिक्त कवक, शैवाल और जीवाणु भी पाए जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मैंग्रोव वनों में केवल कवक पाए जाते हैं, शैवाल और जीवाणुओं का अभाव होता है? तो आप कहोगे नहीं सर, कवक भी पाए जाते हैं, शैवाल भी पाए जाते हैं और जीवाणु भी पाए जाते हैं। क्लियर। इनको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि कवक क्या होते हैं, शैवाल क्या होते हैं और जीवाणु क्या होते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि मैंग्रोव प्रजातियों का महत्व क्या है। आपको चार ऑप्शन दे देगा कि मैंग्रोव प्रजातियों के महत्व के बारे में बताइए। हालांकि जब ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको ट्रिक पता ही है कि अगर आपसे ये पूछते कि इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, चारों के चारों ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। क्लियर। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए तो आपको ये ट्रिक समझ में आ जाएगी कि हाँ अच्छा वो चारों के चारों वहाँ पे करेक्ट ही होते हैं। क्लियर। तो इनका महत्व क्या है? एक तो ये प्राकृतिक शरण स्थल है, अर्थात कई सारे ऐसे जीव जंतु जिनको निवास करने के लिए घर नहीं होता वो इन्हीं शेल्टर्स का उपयोग करते हैं। जैसे आप देखोगे कि जब किसी पर्सन के लिए कोई निवास स्थल नहीं होता तो वो क्या करता है, या तो किसी मंदिर में शरण ले लेगा, या किसी धर्मशाला में शरण ले लेगा, या किसी केव्स में जाकर रहने लगेगा। क्लियर। दूसरा, ये भोजन के काफ़ी अच्छे स्रोत होते हैं। आप जापान वगैरह का जो एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं चीज़ों का भोजन करते हैं। क्लियर। तो ये भोजन के काफ़ी अच्छे स्रोत माने जाते हैं। साथ ही प्राकृतिक जल शोधक हैं, मतलब कि ये जो पानी है, जो समुद्र का जल है, उसे काफ़ी अच्छे से प्योरीफाई करते हैं। क्लियर। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाव करते हैं, हरित गृह प्रभाव को ये कम करते हैं, अर्थात जो ग्रीन हाउसेस गैसेस बढ़ रही हैं उनके इम्पैक्ट को अर्थ पे कम करते हैं। काफ़ी सारी औषधियों के उपयोग में इनका यूज लिया जाता है। तलछटी हटाने का कार्य करते हैं, अर्थात तल के आसपास जो कई प्रकार का कूड़ा करकट जमा हो जाता है उसे ये साफ करते रहते हैं। मतलब
क्या कि जो समुद्र तट का जो किनारा होता है या जो नदियों का किनारा होता है, जहाँ पर नदियाँ गिरती हैं, उसमें सफाई बनाए रखते हैं। क्लियर। फिर है आठवां, तटीय क्षरण को रोकने का काम करते हैं। तटीय क्षरण का क्या मतलब हुआ कि जो तट का एरिया होता है, जैसे मान लीजिए पश्चिमी घाट है या पूर्वी घाट है, तो वो जो तटीय एरिया होता है उसको कटने से बचाते हैं। अर्थात वो बार बार अगर समुद्र की लहरों से वो मिट्टी को बहा कर ले जा रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो तट में कमी आने लगती है, तो उस कमी को वो रोकते हैं। समझ गए। फिर आता है बाढ़ नियंत्रण, अर्थात बाढ़ से वो उस स्थान को बचाते हैं। 10वां, प्राकृतिक संरक्षण कार्य, अर्थात प्रकृति के हिसाब से आसपास वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट भी इसके होते हैं। आपसे एक बार प्रश्न पूछा है सिंपल सा कि मैंग्रोव्स का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है, तो वास्तव में क्या था? प्राकृतिक संरक्षण कार्य। क्लियर। तो आप समझ गए। अब आता है कि उष्णकटिबंधीय, जब हम कल पढ़ रहे थे ना, उष्णकटिबंधीय कई सारे वन पढ़ रहे थे जिसमें सागौन, साल, शीशम पढ़ रहे थे, तो उसी में से आपको कई सारे और वन याद रखने हैं, कौन कौन से उसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में सागौन होता है, ये तो आपने पढ़ा था। साल होता है, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन। आपको इन्हीं में से 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा निम्न में से सुमेलित कीजिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कौन से हैं, तो आप बता सकते हो। फिर है शुष्क पर्णपाती वनों में तेंदू, पलाश, अमलताल, बेल, खैर और अक्सलवुड। तेंदू क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 के सिचुएशन के टाइम पीरियड पे छत्तीसगढ़ के आदिवासी जनजाति लोग तेंदू के पत्ते से मास्क का निर्माण कर रहे थे, तो इसलिए करंट में चर्चा में था, तो इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। फिर है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, अर्थात बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम और खेजड़ी। तो आपको ये चीज़ें बस याद रखनी है। क्लियर। फिर आता है शैवाल। आखिरकार हमने शैवाल पढ़ा तो था, वास्तव में शैवाल होते क्या हैं? अभी हमने पढ़ा था ना कि कवक, जीवाणु और बैक्टीरिया, सॉरी, कवक, जीवाणु और शैवाल, ये सब किसके लिए उपयोगी होते हैं बताइए? प्रवाल भित्तियों के लिए या मैंग्रोव्स के लिए। तो वहीं पे अब हमें पढ़ना है कि वास्तव में शैवाल होता क्या है, अर्थात एल्गी क्या होता है। वास्तव में ये एक कोशिकी से लेकर बहु कोशिकी तक हो सकते हैं। एक कोशिकी का मतलब जिनके अंदर केवल एक कोशिका होती है। कोशिका का सामान्य सा अर्थ है कि उस जीव के आकार को निर्धारित करने में अपनी भूमिका निभाने वाला। जैसे हम सब मानव प्रजाति हैं, तो हमारे अंदर कई सारी सेल्स हैं, यानी कि हम बहुकोशिकीय जीव हैं। क्लियर। परंतु पौधों के समान इनमें जड़, पत्तियां इत्यादि नहीं होते, अर्थात इनका फीचर ये है कि ये एक कोशिकी से लेकर बहुकोशिकीय तो होते हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार की जड़ नहीं होती, न किसी प्रकार की पत्तियां होती हैं। क्लियर। शैवाल का उपयोग क्या है? ये नाइट्रोजन को स्थिर कर मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं और फसल वृद्धि में सहायक होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो शैवाल होते हैं वास्तव में ये फसल वृद्धि में नुकसानदेह कारक की भूमिका निभाते हैं, तो आप बता सकते हो कि नहीं साहब, ये तो नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं और मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने में काफ़ी उपयोगी होते हैं। समझ गए। शैवाल ब्लूम क्या होता है? ब्लूम का मतलब ये होता है कि जब उनकी संख्या में बढ़ोतरी, तो अर्थात यहाँ पे क्या है? शैवाल ब्लूम, यानी कि शैवालों की संख्या में जब वृद्धि हो जाए तो उसे हम कहते हैं शैवाल ब्लूम। अर्थात जलीय पारितंत्र में तीव्र गति से शैवालों की वृद्धि को एल्गी ब्लूम कहा जाता है, और इसके लिए जो कारक होता है वो है साइनोबैक्टीरिया। आपसे कभी सिंपल रूप से प्रश्न पूछा जाता है कि साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि शैवालों की गति को प्रमोट करने में जो मुख्य कारक भूमिका निभाता है वो होता है साइनोबैक्टीरिया। क्लियर। अब ये ब्लूम होता कैसे? तो इसमें होने का कारण ये है कि किसी जलीय क्षेत्र या समुद्र के फाइटोप्लैंक्टन में तीव्र वृद्धि हो जाती है, जिससे समुद्र का रंग परिवर्तित हो जाता है, तो उसे सामान्यतः रेड टाइड कहा जाता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो शैवाल होते हैं, जब उस पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, या उनमें समुद्र में या जलीय पारितंत्र में जब पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये पोषक तत्वों को खाकर इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, और इनकी संख्या में वृद्धि वास्तव में जलीय पारितंत्र में रहने वाले जीव जंतुओं को प्रभावित करती है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में जब किसी जीव की संख्या में वृद्धि हो जाती है,
तो वो आसपास के जीवों को या आस पास के एनवायरनमेंट को प्रभावित करने लगता है, और उसका प्रभाव इतना होता है कि वो नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। क्लियर? तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है? निगेटिव होता है। अर्थात जब शैवाल शैवाल ब्लूम होता है तो ये उस जगह के अर्थात जलीय पारितंत्र को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है, और इसके लिए जिम्मेदार कारक कौन सा होता है? साइनोबैक्टीरिया। क्लियर? अब जब ये इसकी संख्या में बढ़ोतरी होती है तो क्या होता है कि समुद्र का जो रंग है वो बदल जाता है। कई बार अभी आपने एक घटना सुनी होगी कि जो कोलार लेक है महाराष्ट्र की, उसमें क्या हुआ था? उसमें आपने देखा होगा कोलेरू लेक, उसका कलर चेंज हो गया था। क्लियर? और कलर चेंज के लिए जब ये पता चला कि इसका कलर लॉकडाउन के टाइम पीरियड पे चेंज क्यों हुआ, तो पता वही चला कि साइनोबैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? तो आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने कई सारे बेसिक टॉपिक को कवर किया कि शैवाल क्या होते हैं, जलीय पारितंत्र क्या होता है, कई सारे मैंग्रोव क्या होते हैं, मैंग्रोव का इम्पैक्ट क्या होता है, उनके प्रभाव क्या होते हैं, उनका महत्व क्या होता है, ठीक है, प्रवाल भित्तियाँ क्या होती हैं, ये सारे कई हमने टॉपिक कवर किए। उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छे लगे होंगे। साथ ही ये प्रीलिम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए आप इनको अच्छे से याद कीजिए। क्लियर? मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।